नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम विश्व की स्थलाकृतियाँ देख रहे हैं और स्थलाकृतियों के नाम हमें पता है: पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। हम पहुँचे हुए हैं एशिया महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप की स्थलाकृतियाँ हमें पढ़नी है। हम एशिया महाद्वीप की स्थलाकृतियाँ पढ़ रहे हैं। आपको पता है, पहली बार जो वीडियोस देख रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मालूम हो कि हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं और इसमें हम प्रमुख स्थलाकृतियों को यहाँ पर समझ रहे हैं: पर्वत, पठार, मैदान और चौथी है मरुस्थल। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये चार स्थलाकृतियाँ हम यहाँ पर समझने का काम कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप में हम इनको यहाँ पर समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एशिया महाद्वीप हम मानचित्र में देखें तो ये आपको समझ में आ ही रखा है। ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये चाइना है, मंगोलिया है, रशिया है, जापान है, उत्तरी कोरिया, आपका दक्षिणी कोरिया है, ये आपका फिलीपींस, ये पूरा पार्ट इंडोनेशिया का है, यहाँ पर मलेशिया है, म्यांमार है और ये बीच में बांग्लादेश, नीचे इधर लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड, कंबोडिया है यहाँ पर। फिर इधर ये आपका अरब कंट्रीज़ है, यमन, ओमान है, सऊदी अरबिया। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो एशिया महाद्वीप के आज पठारों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एशिया महाद्वीप में कौन से पठार हैं? अगर आपको मिलान करने वाले सवाल आएँ तब आप उनको कैसे क्लियर करेंगे, हम इस पर आज इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एशिया के पठार। चलो, इसके पठारों को देखें तो हमें वही पामीर की जो गांठ थी ना, पिछली क्लास में हमने देखा था। तो पामीर की गांठ हमको उसको बनाना है आधार कि पामीर की गांठ है, उससे कुछ तो होंगे पूर्व में और उससे कुछ होंगे किधर, उससे कुछ होंगे पश्चिम में, कुछ होंगे उसके दक्षिण में, कुछ होंगे उसके उत्तर में। हमें इतना ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम एक पठार लिख लेते हैं। अब हमें कल की तरह इतनी दिशाओं वगैरह पे नहीं जाना, क्योंकि हमें अब चीज़ों का एक हमारे सामने चित्र बन चुका है, एक आइडिया हमको दिशाओं का हो चुका है कि एशिया के पश्चिम की दिशा में कौन कौन से देश पड़ते हैं, उत्तर में कौन सा देश है, फिर पूर्व में कौन है, दक्षिण पूर्व में कौन से देश है। ये सब चीज़ें हमें पिछली क्लास में थोड़ी थोड़ी समझ में आ चुकी है, तो उनको हमें बार बार उधर उनको रिपीट करने की या समझने करने की आवश्यकता अब हमको नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम यहाँ पर एशिया महाद्वीप के पठारों को पढ़ने वाले हैं। पहला पठार हम देखते हैं, पामीर का पठार। कौन सा पठार है? पामीर का पठार। देखो, पामीर की गांठ देखी ना हमने, वही पामीर का पठार है। अरे एक ही जगह बहुत सारी विशेषताओं वाली हो जाती है, तो पामीर का पठार भी है, ध्यान रखना है इसको। पामीर का पठार भी है। मुख्य देश इसका कौन सा हमने याद किया कल वाली क्लास में? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान जो है वो इसका एक मुख्य देश है जहाँ पर ये पाया जाता है। कौन सा? पामीर का पठार हमें याद रखना है। पामीर के पठार को हमें याद रखना है कि ये कहाँ है, तजाकिस्तान या ताजिकिस्तान। तजाकिस्तान भी बोल सकते हैं उसको आप, तजाकिस्तान भी ध्यान में रख लेना चाहो तो, एक ही बात है। ठीक है, ये इसी पठार से हमको क्या करना है, बाकी पठारों को या तो इसके पश्चिम में करना है, या तो इसके पश्चिम में करना है, या इसके पूर्व में करना है। ठीक है, लेकिन इसे भी तो पढ़ना है, इसका भी तो हमें नाम याद रखना है। तो हमें पामीर की गांठ को, पामीर के पठार को हमें याद करना होगा। कहाँ है? तजाकिस्तान में है। बाकी हम इसके बारे में थोड़ा कल इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दुनिया की छत भी इसे कहते हैं, इसे भी कहते हैं विश्व की छत, और तिब्बत वाले पठार को भी कहते हैं, उससे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पामीर की गांठ आपको याद हुआ कहाँ है? तजाकिस्तान में है। और कुछ विशेष इसके बारे में हमें यहाँ से नहीं पढ़ना, बाकी हम पर्वत में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला पठार हम देखते हैं। दूसरा पठार हम देखते हैं, अनातोलिया का पठार। क्या नाम है? अनातोलिया का पठार बहुत ज़्यादा फेमस है, मिलान करने वाले सवालों में फेवरेट बन सकता है। अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार मतलब
देश कौन सा याद करना है? तुर्की। अनातोलिया के पठार में कौन सा देश हमें याद करना है? तो अनातोलिया के पठार में आपको तुर्की याद करना है। कौन सा देश याद करना है? तुर्की। ये पूरा देश ही एक तरह से पठारी देश है। अगर आप यूं कहें कि तुर्की है ना, एक तरह से पठारी देश है। पूरा देश कैसा है? एक पठारी देश है। और ये पूरे देश में ही कह सकते हैं कि काफ़ी सारे हिस्से में अनातोलिया का पठार फैला हुआ है। तुर्की के काफ़ी सारे भाग में अनातोलिया का पठार फैला हुआ है, ऐसा आपको याद रखना है। कल हमने आपको बताया कि तुर्की में दो पर्वतमालाएं थी, एक तो थी पोंटिंग और एक थी टॉरस माउंटेन। इनके बीच का जो भाग है वो है हमारा अनातोलिया का पठार। ये तो क्या है? ये तो है पोंटिक। और ये वाली कौन सी है? टॉरस। तो पोंटिक और टॉरस पर्वतमालाओं के बीच का भाग क्या है? अनातोलिया का पठार है। इसको आप एक लैंग्वेज में लिख लो। पोंटिक और टॉरस के बीच का भाग क्या है? अनातोलिया का पठार माना जाता है, कहा जाता है। पोंटिक और टॉरस पर्वतों के बीच का भाग अनातोलिया का पठार है। इस पठार की विशेषता क्या है? ये तो चूना निर्मित है, चूना पत्थर यहाँ पर मिलता है। पठार क्या होता है? पठार होता है जो पर्वत से छोटा हो, पर्वत के जितनी उसकी ऊंचाई नहीं हो और ऊपर से उसमें चोटियाँ ना हो, वो कैसा हो? फ्लैट हो, समतल हो, उस पर बसा जा सकता है, उस पर निवास किया जा सकता है। पठारों पर आपके बड़े बड़े शहर बसाए जा सकते हैं। जैसा वो पर्वतों के मामलों में वैसा नहीं होता। पर्वत तीखे होते हैं, सीधे होते हैं, खड़े होते हैं। पठार क्या होते हैं? ऊपर से समतल होते हैं और ज़्यादा ऊंचाई उनकी नहीं होती। तो आप कह सकते हो पर्वतों के छोटे भाई कौन है? पठार है। ठीक है, प्रकृति वैसी ही है। फिर अगर दूसरी हम देखें विशेषता अनातोलिया पठार की, तो हमें करना है एक तरह से इसमें ज्वालामुखी चट्टानों की प्रधानता है। ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है ये। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित कौन है? अनातोलिया का पठार। हमें याद रखना है। किस देश में है? भाई साहब तुर्की में है, हम इसे तुर्की में याद रखेंगे। अनातोलिया का पठार हमें कहाँ याद करना है? तुर्की देश में याद करना। अनातोलिया का पठार हमें तुर्की देश में याद करना है। और पोंटिक और टॉरस पर्वतमालाओं के बीच का क्षेत्र है, जो हमने कल पर्वतमालाएं पढ़ी थी पोंटिक और टॉरस की, उन्हीं के बीच में हम कह सकते हैं कि ये तुर्की आपका जो है अनातोलिया का पठार स्थित है। चलिए अगले पठार की ओर चलते हैं। ईरान का पठार। कौन सा पठार है? ईरान का पठार। कहाँ का पठार? ईरान का। नाम ही आ गया तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई साहब ईरान का ही है तो ईरान में। एशिया में देखें तो किस साइड में? हम कहेंगे दक्षिण पश्चिमी एशिया का पठार है। दक्षिण पश्चिम एशिया का। और वो जो आपका तुर्की था वो भी दक्षिण पश्चिम एशिया का पठार था। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन सा पठार आ रहा है? ईरान का पठार है। ये वाला पठार भी कैसा है? दो पर्वतों के बीच का पठार है। तो इससे भी हम कहेंगे कि ये जो हमने दो पर्वतमालाएं कल ईरान के संबंध में पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ी थी एलबुर्ज पर्वतमाला। कौन सी पढ़ी थी? एलबुर्ज पर्वतमाला। और दूसरी पढ़ी थी हमने जाग्रोश पर्वतमाला। उन दोनों के बीच में एक पर्वत आएगा, तो इसको लिख लो लैंग्वेज बनाकर। एलबुर्ज व जाग्रोश एलबुर्ज व जाग्रोश एलबुर्ज व जाग्रोश पर्वतमालाओं के मध्य। एलबुर्ज व जाग्रोश पर्वतमालाओं के मध्य कौन है? ईरान का पठार बना हुआ है। थोड़ा चित्र के रूप में बनाना चाहो तो यूं कर लो, यहाँ कर लो जाग्रोश। ठीक है, इसको क्या नाम दोगे? एलबुर्ज। ठीक है, और इसे क्या नाम दोगे? जाग्रोश। और इनके बीच का जो भाग है दैट इज़ ईरान का पठार, ईरानियन प्लेटू। ईरान का पठार कहाँ स्थित है? ईरान में है। किन दो पर्वतमालाओं के बीच में है? हम बताएंगे। ईरान का पठार एलबुर्ज और जाग्रोश पर्वतमालाओं के बीच में
स्थित है, ये हमें याद हुआ। और अगर आपसे कुछ पूछे कि इस पठार की कोई विशेषता बताओ साहब, इस पठार के पूर्व की साइड में, इस पठार के पूर्व में नमक मरुस्थल है। ध्यान देना, ईरान के इस पठार, देखो एक ही भाग जो होता है ना, वो कई बार अलग अलग विशेषताएं लिए होता है। एक ही भाग कई बार आपको पर्वत दिख जाता है, उसमें पर्वत भी होता है, उसमें मरुस्थल भी हो जाता है। तो ऐसे कुछ पठार भी आएंगे जो मरुस्थल का गुण भी रखते हैं। तो यही ईरान का पठार आपका, इसे पूर्व की दिशा में इसके जो पूर्वी भाग है इसका, उसे नमक मरुस्थल भी कहते हैं। ईरान का नमक मरुस्थल भी कहते हैं। अभी मानचित्र में आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और एक तरह से क्या है, ये मरुभूमि है। कैसा है, मरुभूमि पठार। ऐसा पठार जो मरुस्थल हो, ऐसा पठार जिसमें मरुस्थल के भी गुण हो, वो क्या कहलाता है, वो मरुभूमि पठार भी कहलाता है। थोड़ा हमें हल्का सा याद करना, कोई बड़ी विशेषता नहीं है, सिर्फ आपको इसका देश याद करना है, देश वैसे ही याद रह जाएगा। और इसका दो पर्वत जिनके बीच में ये बना हुआ है, उन्हें हमें याद करना है। दो पर्वत जिनके बीच में ये बना हुआ है, उन दो पर्वतों को भी हमें याद करना है। वो कौन से पर्वत है, हमें याद करना है कि वो एलबुर्ज और जाग्रोश पर्वतमालाएं। कौन सी है, एलबुर्ज और जाग्रोश पर्वतमालाएं हमें याद करनी है। किसकी, ईरान के पठार के लिए हमें याद रखना है। अगले पठार की ओर चलते हैं। अब नाम आएगा अरब का पठार। कहाँ का पठार याद करना है हमें, अरब का पठार। किधर का पठार, अरब का पठार। ये लो जी, अरब का पठार कहाँ होगा, इसे हम करेंगे सऊदी अरब में। मुख्य मुख्य कहाँ है, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में हमने अरब के पठार को याद किया, कोई विशेष बात नहीं है। सऊदी अरब के भाग में हमने क्या देखा, अरब का पठार देखा, ठीक है। इसके बाद देखें, एक आएगा पोतवार पठार। पोतवार पठार नाम सुना आपने, पोतवार बेसिन, पोतवार पठार भी उधर ही है, ठीक है। तो पोतवार पठार कहाँ है, ये पाकिस्तान में याद करना। किधर है पोतवार पठार, आप कहाँ याद करेंगे, पाकिस्तान में याद करेंगे। पोतवार पठार कहाँ याद करेंगे, पाकिस्तान में याद करना है। पोतवार पठार पाकिस्तान में। एक और विशेषता नहीं कह सकते, स्थिति कह सकते हैं, हिंदुकुश श्रेणी के दक्षिण में है। हिंदुकुश श्रेणी के, जो आपने कल वाले लेक्चर में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी देखी थी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में, उसके दक्षिण वाली साइड में हम कहेंगे कि पोतवार पठार है। तो हिंदुकुश श्रेणी के किस साइड में है, दक्षिण में जो है वो क्या है, पोतवार पठार है। हम कह सकते हैं कि इसी पोतवार बेसिन के साथ में, इसी पोतवार बेसिन में क्या है आपका, एक काला शिखर, काला पर्वत या शिखर कह सकते हो, काला पर्वत और मारगल्ला पर्वत। छोटे छोटे पर्वत है, जैसे आपके गांव गली मोहल्लों में, गली मोहल्लों में क्या गाँव में आपके आसपास जो होते हैं ना, वैसे वैसे शिखर है। तो पोतवार के पास में है, तो इनको याद रखा जाता है पाकिस्तान के अंदर। काला पर्वत और मारगल्ला शिखर भी आपको कहाँ मिलेंगे, पोतवार वाले इलाके में मिलेंगे। और कहाँ है पूरा इलाका मामला, ये हमको पाकिस्तान में याद करना है। किधर करना है हमको, पाकिस्तान में याद रखना है। तो आपको पोतवार पठार याद हुआ, अरब का पठार भी हमने देख लिया। अभी सबको मानचित्र में भी लास्ट में कर लेंगे, समय बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम याद करें तो हम देखेंगे कि तिब्बत का पठार। अब कौन सा पठार हमें करना है, हम अब करेंगे तिब्बत का पठार। अब करेंगे तिब्बत का पठार, बहुत फेमस है, सबको याद है, ठीक है। तो तिब्बत का पठार हम कहाँ देखेंगे, चीन के अधिकार क्षेत्र में। चीन के अधिकार क्षेत्र में तिब्बत का पठार कहाँ है, चीन के अधिकार क्षेत्र में है। कहाँ है, चीन के अधिकार क्षेत्र में। मतलब इसको अगर देश बताना चाहो, पूछ ले कि तिब्बत का पठार किस देश में है, तो आप क्या बताएंगे, चीन वाले इलाके में बताएंगे, ठीक है।
हम कह सकते हैं कि हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच, क्या कहोगे आप? हिमालय और कुनलुन श्रेणियों के बीच, हिमालय और कुनलुन श्रेणियों के बीच में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है। इसे विश्व की छत भी कहते हैं। अब थोड़ा सा विरोधाभास है, पामीर की गांठ वाले इलाके को भी किताबों वालों ने विश्व की छत कहा है, विद्वानों ने कहा है, कि जिन्होंने किताबें लिखी उन्होंने कहा है, और यहाँ इसको भी कहा है, तो दोनों को ही मान के चलो, ऑप्शन में सवाल आएगा उसके हिसाब से कहते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और इसे विश्व की छत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विश्व की छत कहते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तिब्बत का पठार हमें याद हो गया। किधर है? चीन वाले इलाके में तिब्बत का पठार हमें मिलता है, इसे हम याद रख लेंगे। चलिए एक बार मानचित्र में घुमा के लाते हैं, आपको दिख जाएगा कि भाई कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। चलो इसको करते हैं। ये देखो, ये पामीर दिख रहा है, ठीक है, और जो मैंने ईरान का पठार बताया वो इधर दिख रहा है आपको, ईरान का पठार। एक मिनट, जो मैंने ईरान का पठार दिखाया वो यहाँ मिल रहा है। यहाँ आपको दिख रहा है अनातोलिया का पठार, देखो ये वाला जो इलाका दिख रहा है, दैट इज़ अनातोलिया प्लेटू। ठीक है, और अब अपन देखते हैं अपना तिब्बत का पठार। ये देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार हमें यहाँ दिख रहा है, चीन में आएगा। इसको क्या बताएंगे हम? चीन का इलाका बताएंगे। और इसी देखो मैंने कहा था हिमालय और हिमालय, ये अपना वृहत हिमालय मतलब हिमालय का पार्ट, और कुनलुन, ये कुनलुन पर्वत श्रेणी, इनके बीच का जो पार्ट है वो क्या है? तिब्बत का पठार है। क्लास के बाद में आप मानचित्र में चीज़ों को मिलाया करें, एक दो बार तीन बार जब आप उनको करेंगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक है, लगातार जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारी की सारी याद हो जाएगी। लेकिन पढ़ेंगे तब होगी, बिना पढ़े कोई जादू नहीं होता कि सब कुछ याद हो जाए। और डोज जो होते हैं जादू के, उनसे कुछ ही समय तक याद रहता है। लंबे समय तक याद रखने के लिए तो आपको खुद को मेहनत करनी ही पड़ेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट आपके पास नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अंत में जा कर के सब याद खुद को ही करना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक कोशिश करेंगे चीज़ों को याद करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नए पठार की ओर चलते हैं। नंबरिंग पता नहीं कौन सा रह गया, याद कर। तकला मापन पठार, एक और पठार देखते हैं, इधर ही तिब्बत के पास में ही मिलेगा हमको। तकला मापन पठार, नंबर आप कर लेना जो भी लगा है उसका। तकला माकन पठार कौन सा पठार है? तकला माकन पठार। तकला माकन पठार आपको कहाँ मिलेगा? ये भी चाइना के अंदर, ये तिब्बत के उत्तर में, तिब्बत के उत्तर में। ठीक है, वैसे सही में देखें तो मानचित्र वाले आपको तकला माकन मरुस्थल बताते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ ऐसे मरुस्थल है जो पठार की शक्ल भी लिए हुए हैं, पठार के जैसे भी है, तो कह सकते हैं। तो एक तरह से मरुस्थल भी है। क्या है? तकला माकन एक मरुस्थल भी है, ठंडा एवं सुनसान मरुस्थल, ठंडा और सुनसान मरुस्थल। कौन? तकला माकन मरुस्थल। तकला माकन मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा? तिब्बत के उत्तर में। देश पूछने जाओगे तो बताओगे चीन है। ठीक है, तकला माकन हमें याद। तकला माकन मरुस्थल आपको कहाँ करना है? आपको करना है तिब्बत के उत्तर में करना है। एक तरह से मरुस्थल ही है, पठार भी कहते हैं। पठार के अंदर पूछ लिया तब क्या करोगे? तो दोनों का मिलान करके चलो। एक हम बात है गोबी पठार। हाँ, गोबी का मरुस्थल भी है और गोबी का पठार भी याद करना, दोनों में ही नाम याद रखेंगे। गोबी पठार,
ये कहाँ कहाँ मिलेगा? चीन और मंगोलिया में, दो देशों में फैला हुआ है। एक तो आपको मिल जाएगा चीन में, और इसी का हिस्सा मिलेगा मंगोलिया में। दो देशों में विस्तार हो सकता है इस स्थलाकृतियों का। चीन और मंगोलिया में आपको गोबी पठार मिलेगा। ये भी क्या है? एक मरुस्थल है, मरुस्थलीय पठार बोल सकते हो आप इसे। क्या कह सकते हो? मरुस्थलीय पठार आप इसे कह सकते हो। किसको? गोबी के पठार को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए तो मंगोलिया पठार आपको मिल जाएगा। मंगोलिया पठार, चाइना और रूस के बीच में एक देश बसा हुआ है मंगोलिया, और इस देश का जो पठार है उस पठार का नाम है, क्या है? मंगोलिया का पठार। कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है कि भाई मंगोलिया में भी एक पठार होता है। क्या है? मंगोलिया में भी एक पठार है, उसका नाम है मंगोलिया पठार। ठीक है, सिंपल सी बात, कोई नया पुराना कुछ नहीं। एक और पठार याद करना है हमको, लोएश पठार। क्या नाम रखा गया पठार का? ये लो साहब, लोएश पठार। कहाँ है? चाइना के अंदर है। चाइना में एक जगह है जहाँ क्या है, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है खूब सारी। ऐसा पठार जिस पर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, और उस मिट्टी का नाम क्या है? लोएश मिट्टी है। तो उस मिट्टी के नाम पर इसका नाम पड़ा, लोएश मिट्टी के नाम पर। लोएश मिट्टी के नाम पर नामकरण हुआ। यानी इस पठार पर क्या हुआ? एक रेतीली बारीक मिट्टी आ जाती है, रेतीली बारीक मिट्टी आकर के जमा हो जाती है। उस रेतीली बारीक मिट्टी के लगातार इस पर जमा होते रहने से वो मिट्टी जम गई, और इस पठार का नाम क्या पड़ा? लोएश पठार। आपको चाइना में इसे याद करना है। ठीक है, चाइना में इससे याद करना, और एक नदी भी इससे याद करनी है। वैसे नदियाँ बाद में एक साथ पढ़ लेंगे हम, तो लिख लो चाहो तो। येलो नदी याद आ रही है मुझे। येलो नदी का संबंध किससे है? लोएश पठार से। इसमें इस पठार से होकर बहने वाली एक नदी है, उस नदी का नाम है लोएश नदी। तो लोएश पठार, सॉरी, उस नदी का नाम है येलो नदी, और पठार का नाम है लोएश पठार। हमें याद रखना है, बड़ा आसान है, याद हो जाएगा। यूनान पठार आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लेंगे। यूनान पठार, यूनान पठार भी आपको याद करना है। ये भी कहाँ है साहब? ये भी चाइना में है। कभी देखा तो नहीं, दक्षिण वाले भाग में बहुत कम ध्यान देते हैं लोग, लेकिन है दक्षिण चाइना में। कहाँ है? दक्षिण चीन में। चीन में मानचित्र में जो दक्षिण वाला हिस्सा है, चीन में मानचित्र में जो दक्षिण वाला हिस्सा है अपने म्यांमार के ऊपर वाला, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यूनान पठार मिलेगा। अभी मानचित्र में सबको दिखाऊंगा। ठीक है, यूनान पठार कहाँ पर है? चाइना में है। म्यांमार मत कर देना इसको, ठीक है, चाइना में। इसके बाद में दो पठार आपको देखने हैं, म्यांमार के पठार हमें याद करने हैं। शान पठार, शान पठार और कायिनी पठार। क्या करना है? शान पठार और, अब आप नाम में न लगा हुआ तो ये मत सोचना कि ये चीन का पठार है। शान पठार कहाँ का है? म्यांमार का है। ध्यान रखना, अच्छे से याद हो जाएगा। शान पठार हमको कहाँ बताना है? म्यांमार में। शान पठार हमको कहाँ बताना है? म्यांमार में। और कायिनी पठार भी आपको कहाँ बताना है? ये भी आपको कहाँ बताना है? म्यांमार में बताना है। दोनों की विशेषता क्या है? टिन उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, टिन का उत्पादन, टिन उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? शान पठान और कायिनी पठान। शान और कायिनी पठार आपको कहाँ याद करने हैं? म्यांमार में याद करना है। एक और पठार आता है थाईलैंड का, उसका नाम है, उसका नाम होगा कोराट पठार। उसका नाम क्या होगा? कोराट पठार। कहाँ का है साहब? थाईलैंड का है। थाईलैंड कंट्री सुना है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया। ये म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ये सभी किस तरह के देश है? इंडोनेशिया, मलेशिया,
ये दक्षिण पूर्वी एशिया के पठार है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। इन देशों में एक देश है थाईलैंड, और उस थाईलैंड का जो पठार है उस पठार का हमें नाम याद करना है। कहाँ का पठार, कैसा पठार? कोराट का पठार हमें याद करना है। ये भी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी दोनों पास पास ही है, म्यांमार और थाईलैंड, इसलिए इस इलाके में टिन उत्पादन प्रसिद्ध है। कहाँ का? कोराट कोराट पठार का टिन उत्पादन आपको याद रखना है, कोराट पठार में। अब हमारा प्यारा भारत तो भारत के हमें पठार याद करना है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन पठार कह लो आप, है ना? किधर है? दक्षिणी भारत। फिर आप कहो तो मालवा पठार सॉरी फिर हम कहें तो मालवा का पठार, एमपी राजस्थान में है। ये सब हम जब भारत को पढ़ेंगे ना तब इनको अच्छे से अपन कर लेंगे। एक आएगा हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है? हाड़ौती पठार। एक मिनट। हाड़ौती पठार और मालवा पठार ये हमें राजस्थान वाले और मध्य प्रदेश के इलाकों में मिलते हैं, लेकिन इनको हम डिटेल में अभी नहीं करेंगे। इनको हम कहाँ पढ़ेंगे? जब इंडिया पढ़ने जाएंगे ना, जब हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे वहाँ हम इनको अच्छा बढ़िया से आराम से पढ़ेंगे। यहाँ इनके बारे में हम डिटेलिंग नहीं करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ हमको नाम ही याद रखने हैं और कुछ ज़्यादा इनके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता प्रीलिम्स के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इनको एक बार मानचित्र में हो गए पूरे, अब इनको मानचित्र में देख करके आते हैं कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन बसा हुआ है। ठीक है, चलो अभी हम देखो ये इलाका किसका है? म्यांमार और थाईलैंड का। म्यांमार में हमने दो देखे थे, शान पठार और कौन सा पढ़ा हमने? कायिनी पठार। शान पठार और कायिनी पठार हमने कहाँ देखा? म्यांमार में देख लिया। थाईलैंड का हमने कौन सा पठार देखा? थाईलैंड का कोराट पठार। थाईलैंड में हमें कौन सा पठार देखा? कोराट पठार। तो ये पठार हमने दक्षिण पूर्वी एशिया के पार्ट में, ये पठार हमने दक्षिण पूर्व एशिया, देखो भाई सीधी सी बात है, इसमें दिशा देख लो, ये साइड कौन सी है? दक्षिण पूर्व दिख रही है ना आपको, तो दक्षिण पूर्व एशिया से कहेंगे हम। ये कौन सा भाग है? पश्चिम एशिया का भाग है, ठीक है ना? ये मिडिल ईस्ट कह सकते हो आप इसे। ये आपका नॉर्थ एशिया है जो आपका रसिया के ऊपर वाला पार्ट, समझ गए बात को? तो ये पठार हमें देखना। और ये आपका मंगोलिया है, ये चाइना है, ठीक है? मंगोलिया में मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार यहाँ हमने देखा था, चाइना में देखा, फिर हमने गोबी पठार देखा, ठीक है? तो ये पठार हमने देखे। पाकिस्तान में आप कौन सा देखेंगे? पोतवार का पठार पाकिस्तान में याद करेंगे। फिर अरब में आप अरब का पठार याद करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने पठारों को याद किया। लोएस पठार भी आपको कहाँ मिलेगा? चाइना में मिलेगा। तो ये चीज़ें हमने इधर मानचित्र में भी अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें दिख जाएगी, चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है? चलो, एक पुराने पेपर में सवाल आया हुआ है उससे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सवाल हम देख लेते हैं, यूपीएससी में पूछा गया है पुराने पेपर में। अब देखो कितना आसान सवाल बन जाता है अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। क्या पूछा है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? इस सवाल में देखना है निम्नलिखित युग्मों में से। देखो सवाल का आंसर आपके सामने पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन आपको समझना है कि किस तरह से प्रश्न बन सकता है इन पठारों से, इन पर्वतों से, जो हम चारों भूभाग देख रहे हैं उनके इलाके से। ये देखो यूपीएससी में तो सिलेबस अलग है, ये सवाल यूपीएससी का है, यूपीएससी सिविल सर्विस के प्री का सवाल दिखा रहा हूँ मैं आपको। वहाँ तो थोड़ा सिलेबस अलग है, वहाँ सब कुछ आता है। वहाँ आपके आरएस की तरह 4 पार्ट लिखे हुए नहीं है। वहाँ अंडर द सन जो भी है वो सारा वहाँ लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी, वहाँ भूगोल लिख के छोड़ दिया गया है, तो वो सारा पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ आरएस में हमको 4 ही पर फोकस करना है, फिर भी हम ये सवाल कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी हमने 4
पार्ट पढ़ रखे हैं, फिर भी इस सवाल को अपन कर सकते हैं। ठीक है, चारों पार्टों में आपको कौन कौन से नाम याद आ रहे हैं? एब्सिनी पठार, हो सकता है आपको ये नाम एब्सिनी लग रहा हो, लेकिन ये अबसीनिया पठार भी नाम है। ठीक है, इसको अबसीनी पठार बोलते हैं। क्या दिखा गया, कौन सा सही सुमेलित है? फिर भी मानो आपको यहाँ कन्फ्यूजन है तो पहले को छोड़ दो, आप दिमाग मत लगाओ, दूसरे को पढ़ो। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत आपने सुना है, एटलस पर्वत आपने नाम सुना है। कहाँ सुना है? हमने अफ्रीका महाद्वीप में सुना। एटलस पर्वत आपने कहाँ सुना? अफ्रीका महाद्वीप में सुना। तो पहली बात तो ये कि भाई इसमें अफ्रीका लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। लेकिन देखो अंदर जाके दिशा भी दे दी कि कौन सी दिशा के अंदर है, तो अफ्रीका की उत्तर पश्चिम दिशा में एटलस पर्वत बताया गया है। अफ्रीका की उत्तर पश्चिम दिशा में एटलस पर्वत बताया गया है। आपको अभी भी मान लो श्योरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। और अगले ऑप्शन देखो, जब भी आपको एमसीक्यू के सवाल करो ना, तो मेरी राय तो ये है कि जल्दबाजी में कभी भी आंसर मत दो, एक एक को, चारों ऑप्शन को परखो। आपका जो सही ऑप्शन होगा ना, अपने आप निकल करके बाहर आकर कहेगा भाई साहब मैं आपका आंसर हूँ, मुझे आप गोला में भर दीजिए। एब्सिनी पठार आपको समझ में नहीं आई, छोड़ दो, कोई बात नहीं, मुझे पता है ये अपना अबसीनिया का पठार है। कई बार थोड़ा नाम चेंज हो जाता है, अबसीनिया पठार आता है, और ये अफ्रीका में मैंने आपको लिखाया था अबसीनिया का पठार। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको नाम में कुछ लगे गड़बड़, छोड़ दो। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पर हम गए और ये था एटलस का पठार। ये हमें पता है अफ्रीका में है, कन्फर्म। अभी आंसर पे मत जाओ, ये जो आंसर दिख रहा है ना इस पर मत जाओ, अभी छोड़ो। अपन हमारे सामने सिर्फ कौन सा है, ये सवाल हमारे सामने आया हुआ है। एटलस पर्वत हमें पता है कि अफ्रीका में है, तो एक बार हम रुक गए कि भाई अफ्रीका हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, गलती हो सकती है। हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन को देखेंगे, गुयाना उच्च भूमि। भाई गुयाना उच्च भूमि हमने दक्षिण अमेरिका में देखी थी, जो गुयाना देश पड़े थे, गुयाना। अब जब उस देश के नाम से नाम आ रहा है तो सीधी सी बात है वहीं होगा। तो गुयाना का अफ्रीका से कोई लेना देना नहीं है, तो गुयाना में अफ्रीका का युग्म सुमेलित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गुयाना उच्च भूमि, गुयाना देश किधर है, ये किधर होता है देना, ये दक्षिण अमेरिका वाले पार्ट में है। अब ये तो याद तो रखना पड़ेगा ना आपको, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये सी ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, तो सी का तो गेम खत्म है। ओकोबांगो द्रोणी, इसका हमें कोई अता पता नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि ये द्रोणी है तो ये अभी आपके सिलेबस में तो है नहीं, तो याद कैसे होगा आपको। एब्सिनी पठार, ये अबसीनिया, अभी आपका दिमाग और काम करने लगेगा कि अबसीनी पठार यानी अबसीनिया पठार के बारे में बात कर रहा है, जो कहाँ है, जो अफ्रीका में है। लेकिन यहाँ इसके सामने क्या लिखा हुआ है, अरब लिखा है। और अभी मैंने आपको जब एशिया के पठार पढ़ाए हैं तो मैंने किसी अबसीनिया नाम के पठार का नाम लिया क्या? अनातोलिया मैंने बोला है, मैंने अरब का पठार बोला है, अबसीनिया या एबिसीनी पठार तो नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि अरब में अबसीनी नाम का कोई पठार नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने 5 मिनट पहले पढ़ा है। अरब के पठार को हम अरब का पठार ही कहते हैं, अबसीनी पठार नाम हमने नहीं सुना। इसका मतलब ये भी मिलान नहीं हो सकता। सी वैसे ही कट गया, डी का हमें पता नहीं है। अब ये तो आंसर आपको दे रखा है, अगर मान लो नहीं दे रखा हो तो आपको इतना तो कन्फर्म हो गया कि हमारा आंसर क्या होगा, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, ए और सी तो कभी भी नहीं होगा। इतना जब आप पहुंच जाएंगे फिर और दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करना है। हमें देखना है कि भाई जब हमने अफ्रीका का मैप बनाया, जब हमने अफ्रीका का मैप बनाए तो हमें देखना है कि वहाँ कौन से पर्वत हम लगाएंगे। अफ्रीका का मैप आप यूँ बनाते हैं, ठीक है, यूँ आप जब अफ्रीका का मैप बनाते हैं तो यहाँ आपको एक पर्वतमाला दिखती है। उस पर्वतमाला का नाम क्या था? एटलस। यही तो दिखी पर्वतमाला एटलस आपको। और वो ये कौन सा इलाका है? उत्तर में भी है और पश्चिम में है, तो उत्तरी पश्चिमी हम कहेंगे बी आंसर सही है। हमें डी को और काटना पड़ेगा। आंसर पे क्या पहुँचे आप? बी पे पहुँचे, बी आपका राइट आंसर है। तो अबसीनिया पठार मतलब एबसीनी पठार कहाँ है? अफ्रीका में है, अरब में नहीं है। इथोपिया का प्राचीन नाम एबसीनिया था, देखो आया ना, एबिसीनिया, तो वो अबसीनिया पठार ही था, ठीक है, नाम से जाना। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में विस्तृत है। गुयाना उच्च भूमि पठार और निम्नवर्ती मैदान में है। ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, जो अमेजन नदी के उत्तर वाले, जब नदियाँ पढ़ेंगे तो और वापस रिपीट हो जाएगा, वहाँ हमको याद करना है।
तो ये कुल मिलाकर हमने ऐसे देखिए, ऐसे सवाल हमारे पहले आए हुए। जब हमारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये चारों, तब हम और एक सीरीज़ करेंगे जिसमें हम सारे पुराने सवालों को भी करते जाएंगे। तो आज की क्लास कुछ यहीं पे ख़त्म करते हैं, छोटी सा क्लास हुआ। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम इसके बाकी बचे हुए मैदान और मरुस्थलों को कर लेंगे, एशिया महाद्वीप को ख़त्म करेंगे, और हमारा आरएस प्रीलिम्स का जो पहला टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्रमुख स्थलाकृतियों में हमें पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान पूछे गए हैं, उनको हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि वो पहला चैप्टर हमारा एक सवाल का कम से कम एक या दो सवाल का हमारा मैटर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।